नमस्कार, पंजाब कृषि टीवी में आपका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा के चुनाव का जो चार्म है वो अपने चरम पर जा रहा है। दावेदारियां सामने आ रही हैं और लोग गणित लगाने में जुटे हुए हैं कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ कांगड़ा से जो दावेदार हैं उनमें से एक दावेदार राहुल पठानी है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका पंजाब कृषि टीवी में। और आपकी दावेदारी की वजह क्या है, यानी कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या है आपकी पार्टी में, किस तरह से आपने अब तक योगदान दिया है। संजीव जी, मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। प्राथमिक वर्ष मैंने 98 में किया था, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जनसंघ से जुड़े रहे, फिर जनसंघ से भाजपा में आए। तो मैं तीसरी जनरेशन हूँ जो भाजपा का कार्य कर रहा हूँ और ग्रास रूट पे मैं कार्य करता आया हूँ। और भाजपा ने मुझे 2021 में जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, जो कि हमने रिकॉर्ड मार्जिन से जीता डमटाल वार्ड से। और शायद कांगड़ा में हाईएस्ट मार्जिन से हम जीत के जिला परिषद के सदस्य बने। अभी जो माहौल है, बीजेपी को लगता है कि बस लैंडस्लाइड विक्ट्री उसको आने वाली है। आएगी नहीं आएगी तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन ऐसे माहौल जब होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है टिकटों को लेकर। बड़े बड़े नेता जुगत में आ जाते हैं कि बस जैसे तैसे टिकट मिल जाए, बाकी देख लेंगे। तो ऐसे में आप अपनी दावेदारी को कहाँ देखते हैं? मैंने जैसे आपको बताया, मैं ग्रास रूट का वर्कर हूँ भाजपा का, और मैं ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ और भाजपा का काम करता रहूँगा आगे भी फ्यूचर में। तो मैं तो भाजपा का कार्य कर रहा हूँ। बाकी टिकट देना नहीं देना वो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। नेतृत्व जिसको अच्छा समझेगा, केंद्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, उसको टिकट मिलेगा। जिसको भी टिकट मिलेगा उसका भरपूर सहयोग करेंगे और भाजपा को यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजेंगे, भाजपा का जो भी कैंडिडेट होगा। आपने कहा कि भारी मतों से जिता के भेजेंगे। इसमें क्या फैक्टर आपको लगता है राहुल जी प्रभावी रहेंगे? मोदी जी का काम रहेगा या सुक्खू गवर्नमेंट का जो 1 साल की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी आपको लगता है वही कहीं कंट्रीब्यूट करेगी? देखिए संजीव जी, पिछले 10 साल में 2014 से लेके 2024 अब चल रहा है, जितना जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे दुनिया में। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जैसे ही 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम उसके 1 साल के भीतर भीतर 1 साल के भीतर भीतर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार के स्रोत नए 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 स्रोत आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारे लोगों का जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा और ज़्यादा लोगों को अपने स्वयं रोजगार मिलेंगे और कई बहुत सारे वेन्यूज़ खुलेंगे जब हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। और जहाँ तक आपने बात की सुक्खू गवर्नमेंट की, वो झूठी गारंटियों के दम पे इस हिमाचल प्रदेश की जनता को ठग के, मैं कहूँगा ठग के, यहाँ सत्ता में विराजमान हुए हैं। आप देखिए, अभी बजट सत्र चल रहा है, 58,000 करोड़ का सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बजट पेश किया। कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें एम्प्लॉयज़ के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन आप बताइए कि 5 लाख रोजगार देने थे युवाओं को, 1 लाख रोजगार हर साल देना था। आज सरकार को बने हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, दूसरा बजट सरकार ने पेश कर दिया। 3 मात्र बजट अगर ये सरकार पेश कर पाएगी तो बचेंगे। तो आप देखिए, हमारे युवाओं को, आप 1 लाख युवाओं को तो छोड़िए, जिन युवाओं ने पिछली सरकार में टेस्ट पास कर लिया था, जिन युवाओं ने इंटरव्यू दे दिया था, आज तक उनको तो ज्वाइनिंग लेटर मिल नहीं पाए। आप आज की डेट में शिमला जाइए, चौड़ा मैदान पे आपको बेरोजगार युवा वहाँ धरना लगाए बैठा है जिसने टेस्ट पास किया, JOIT वाले। आप ITO के पास चले जाएं, वहाँ बेरोजगार युवा धरना लगा के बैठे हैं। आप सेक्रेटरीट के पास चले जाइए, वहाँ बेरोजगार युवा धरना लगा के बैठे हैं। इस प्रदेश के युवा को नौकरी चाहिए, इस प्रदेश के युवा को एंटरप्रेन्योर बनना है, इस प्रदेश के युवा को अपने सपनों को धरातल पे लेके आना है। धरातल पे तो सरकार लेके नहीं आ पा रही है। अगर आप झूठी गारंटियां, आज कहाँ गोबर बिक रहा है? 2 रुपए किलो सरकार ने गोबर लेने के लिए कहा था कि हम 2 रुपए, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, मैं इंदौरा से बिलोंग करता हूँ, नूरपुर है, ज्वाली, फतेहपुर, यहाँ पे कृषि का कार्य ज़्यादा होता है। दूध का कार्य, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े समुदाय हैं, गुजर समुदाय के लोग हैं हमारे, जो दूध का कार्य करते हैं। 100 रुपये लीटर उनका दूध खरीदना था, कोई नहीं खरीद पा रहा उनका दूध। सरकार ने गारंटियां दी थी, 1500 रुपया महिलाओं को देने की वादा किया था। आप बताइए किसको 1500 रुपया मिला? किसी को 1500 रुपया नहीं मिला।
ऐसी बहुत सारी विफलताएं हैं इस सरकार की जो कंट्रीब्यूट करेंगी कि भाजपा के चारों की चारों सीटें भाजपा बहुत हैवी मार्जिन से जीत के आएंगी। आप इस चीज को आज नोट कर लीजिए कि चारों की चारों सीटें हम जीत के नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डालेंगे और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और जो 1947 में हम आजाद हुए और 2047 में नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत बनने का, मैं आपको अवश्य इस बात के लिए आप गारंटेड दैट इंडिया विल बी दी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 एंड इस देश में कोई भी गरीब 2047 तक बिना घर के, मोदी जी ने बहुत सारे लोगों को घर दिए, बिना घर के बिना रोजगार के कोई नहीं बचेगा। लेकिन रोजगार पे ही आते हैं, अच्छा कि आपने वहीं पेंट किया। यहाँ हिमाचल प्रदेश में रोजगार को लेकर आपका क्या जो है थॉट है कि किस तरह से मिलेगा, क्योंकि आपने कहा कि सुक्खू सरकार नहीं दे पाई, लेकिन जिस तरह से माहौल है तो क्या बाकी सरकारें के लिए संभव है ये देना? मतलब कहाँ है रोजगार, कहाँ है, किस सेक्टर में दिए जाए? हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रकृति है, हमारे पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं, हमारे यहाँ पे पीने के लिए स्वीट वाटर है। सिविलाइजेशन कहाँ चलती है? जहाँ पीने के लिए स्वीट वाटर होगा। हमारे यहाँ पे ग्रीनरी है, टूरिज्म की अपार अपार संभावनाएं हैं हमारे यहाँ पे। हमारे युवाओं को टूरिज्म के लिए सरकार जितना प्रोत्साहन देगी उतने, आप आज में देखिए, आप कहीं चले जाए, आप शिमला चले जाए, आप धर्मशाला चले जाए, मनाली चले जाए, डलहौजी चले जाए, आपको एक बीजेपी सरकार, जब माननीय प्रेम कुमार धूमल जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने होम स्टे की योजना चलाई थी। आज उस होम स्टे की योजना से कई बेरोजगार युवा आज रोजगार देने वाले बन गए हैं। तो ऐसी बहुत सारे क्षेत्र हैं हिमाचल में, स्काई इज द लिमिट। सिर्फ मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप 58,000 करोड़ का बजट हिमाचल सरकार का है। आप देखिए कि कितना बड़ा क्षेत्र है हमारा, 70 लाख की पॉपुलेशन है। हमारे स्टेट का बजट जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बीएमसी का लेकिन बजट। ऐसा क्या है कि इन चीजों को जो है सिर्फ बीजेपी ही इंप्लीमेंट कर पाएगी, कांग्रेस नहीं कर पाएगी? देखिए, जब आप झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं तो आपके पास कोई रोड मैप तो है नहीं है कि आप कहाँ से 1500 रुपया महिलाओं को देंगे, आप कहाँ से युवाओं को 1 लाख रोजगार देंगे, आप कहाँ से दूध 100 रुपये लीटर के, आप कोई भी योजना बनाते हैं तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनता है। आपने कोई ब्लूप्रिंट तो बनाया नहीं, आपने सिर्फ घोषणा पत्र बना दिया कि हम ये देंगे, युवाओं को ऐसा करेंगे, महिलाओं को ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें धरातल पर नहीं उतर पाई। जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आज की डेट में सुक्खू जी कहीं भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि हमारा लोन जो है 80,000 करोड़ में पहुंच गया। तो 20,000 करोड़ के आसपास तो लोन वर्तमान की सरकार ले चुकी है पिछले 12-13 महीने के कार्यकाल में। और लोन किस लिए लिया जाता है? लोन लिया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए। आप एक भी बड़ा प्रोजेक्ट मुझे बता दीजिए जो हिमाचल की वर्तमान सरकार ने बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया हो। कोई नहीं है बताने के लिए। हमारे कांगड़ा का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना था, 400 करोड़ रुपया उसके लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को दे रखा है। आपने भी देखा होगा कि अभी तक कुछ भी धरातल पे, आप धर्मशाला गए होंगे तो कुछ भी धरातल पे हुआ नहीं है। रोड आएगा, जहाज उतरेगा यहाँ पे, बड़ा रेल नेटवर्क बड़ा होगा। केंद्र की सरकार ने, आप आज बिलासपुर चले जाइए, इसी साल बिलासपुर तक ट्रेन पहुंच जाएगी। हमारी ऊना से मुकेरिया रेलवे लाइन बन चुकी है, बन के तैयार होने वाली है। तो ये सब केंद्र सरकार ने किया है। ये सब स्रोत जब खुलेंगे तो युवाओं को रोजगार अवश्य मिलेगा। आप जहाँ से दावेदारी रख रहे हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो कांगड़ा चंबा के लिए आपके पास क्या प्लान है, किस तरह से डेवलप करेंगे? खासतौर से चंबा वाले रीजन की अगर मैं बात करूं, अभी भी सर्वे हम देखते हैं कि चंबा सबसे पिछड़ा जिला चला हुआ है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ और देश आज़ाद हुआ, आप अगर उस टाइम का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो उस वक्त चंबा जिला देश के अग्रिम जिलों में आता था, विकसित जिलों में आता था, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छी थी, रोजगार के स्रोत अच्छे थे। आज़ादी के बाद चंबा पिछड़ता गया। आज ये स्थिति है कि चंबा हमारा बैकवर्ड जिला गिना जाता है पूरे देश में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज भी भरमौर से, चंबा से किसी को कनेक्टिविटी, शिमला जाना है तब भी बहुत समय लगता है, पास में पठानकोट पड़ता है, आना है बहुत समय लगता है। चंबा के साथ आज तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पाई। मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि चंबा का व्यक्ति जो आज 3-3.5 घंटे में पठानकोट पहुंचता है, वो 1.5 घंटे में चंबा से पठानकोट कैसे पहुंच पाए। कैसे पहुंच पाए? मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ।
दो रास्ते हैं, वन इज टनल फ्रॉम चौड़ी टू चंबा, जिसके लिए बहुत बार बातें हुई, बन नहीं पाई। अनदर इज हमारा चमेरा डैम का जो रिजर्वायर है, दैट इज अप टू उदयपुर। आप विदेश गए होंगे, आपने हिंदुस्तान में भी कई जगह, आप केरल चले जाए, जेटी सिस्टम है। माननीय प्रधानमंत्री, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरला जाके वाटर मेट्रो स्टार्ट करी। चंबा से उस पानी में अगर वाटर मेट्रो हम चलाएं तो पूरे चंबा के जो लोग वहाँ से चमेरा डैम के रिजर्वायर के आगे रंजीत सागर डैम का रिजर्वायर रहता है, वहाँ से बीच में जो गैप है दैट कैन बी ब्रिज्ड विद द रोड, वो 10-15 किलोमीटर का गैप जो है, और एक जेटी से आदमी वहाँ आएगा, फिर वहाँ से चंबा का व्यक्ति दूसरी जेटी से रंजीत सागर डैम में पहुँच जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू, 1 घंटे से पहले आदमी रंजीत सागर डैम पहुँचेगा और 1.5 घंटे में पठानकोट पहुँचेगा। वाटर रिसोर्सेज हिमाचल में बहुत ज़्यादा हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते। आप रोड बनाते हैं, उसके लिए हर साल आपको मेंटेनेंस करना पड़ती है। पानी के लिए तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, बस उसको सुचारू रूप से चलाना है। तो चंबा से भी व्यक्ति आ सकता है, कांगड़ा से ही सिमिलरली। अगर आप नदौन ब्रिज से ये मेट्रो सिस्टम, जेटी सिस्टम चलाएं तो वो व्यक्ति पौंग डैम तक आधे घंटे में पहुंच जाएगा, आधे घंटे पहुंच जाए। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक इन चीज़ों पे किसी ने बात नहीं करी है। सिमिलरली मैं इसके बियॉन्ड भी जाना चाहूँगा, मैं आपको इसके बियॉन्ड जाके बताता हूँ। आप भाखड़ा डैम है, आप देखिए कि उसका रिजर्वायर कितना बड़ा है, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है चल सकता है। तो हिमाचल में इन सब चीज़ों की अपार संभावनाएं हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पानी, बर्फ़ और शुद्ध हवा ये हिमाचल में मिलती है। और जब तक हम अपनी इस, जो प्रकृति ने हमें जो ये रिसोर्सेज दिए हैं, जब तक हम इस चीज़ को मार्केट नहीं करेंगे पूरे इंडिया में जाके, पूरे वर्ल्ड में जाके कि हाँ हमारे पास दुनिया की सबसे शुद्ध वायु है, सबसे शुद्ध पानी है, हमारे पहाड़ बहुत सुंदर है, तब तक हमारे यहाँ पे टूरिज्म का इन्फ्लक्स नहीं बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए किसी ने विदेश से कांगड़ा में आना है, तो एयरपोर्ट तो बड़ा चाहिए, रोड बड़ा चाहिए, ट्रेन नेटवर्क चाहिए, तो इन चीज़ों पे तो हुआ ही नहीं आज तक कुछ काम। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पुश करें। 2 तरह के करे होते हैं बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वो हमेशा जहाँ पे प्लग एंड प्ले, मान लीजिए मुझे कहीं जाके व्यापार करना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं वेट कर सकता ना कि यहाँ पे पहले सड़क आएगी, फिर यहाँ पे बिजली पहुँचेगी, फिर मैं फैक्ट्री सेटअप करूँगा। तो मुझे तो इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ चाहिए, फिर मैं आऊँगा फटाफट अपनी फैक्ट्री सेट करूँगा और फैक्ट्री को रनिंग में लेके आऊँगा। तो हमें अपने प्रदेश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है ताकि यहाँ बड़े बड़े होटल आए, छोटे जो अनएक्सप्लोर डेस्टिनेशंस हैं बहुत सारे, कांगड़ा में है, चंबा में है, उन सबको टूरिस्ट आए, एक्सप्लोर करे और युवाओं को अपने गांव में रोजगार मिले। लेकिन सुक्खू जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने आप ही के गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगा दी है वहाँ पे बिवरेजेस की, और उसमें बड़ा भारी रोजगार मिला। क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, आप आज भी मेरे साथ चल सकते हैं, वरुण बेवरेजेस की फैक्ट्री का वहाँ पे सिर्फ शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास होने के बाद आज इस बात को 2 महीने हो गए, एक भी नया पत्थर नहीं लगा है। आप चल सकते हैं मेरे साथ, एक भी नया पत्थर नहीं लगा है। और इंडस्ट्रियल एरिया में मेरे ही बहुत सारे जानने वाले मेरे मित्र हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी एक गन फैक्ट्री है, 3 गन फैक्ट्रीज आज की डेट में लग रही हैं। उन गन फैक्ट्रीज को लगाने के लिए लाइसेंसेस किसने दिए? केंद्र सरकार ने दिए, जयराम ठाकुर की सरकार ने दिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री आ रही है, लेकिन उस बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। आप आज बद्दी में, आप अखबारों में पढ़ लीजिए, बिजनेसमैन हिमाचल से पलायन कर रहा है, कोई वातावरण, उसको कोई अच्छा वातावरण हिमाचल में नहीं मिल पा रहा है। तो जब तक आप बिजनेसमैन को भी आप अच्छी निगाह से देखेंगे, बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही हमारा भाई देशभक्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन जो गांव में दुकान कर रहा है, जो बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहा है, जो देश को ईमानदारी से टैक्स देता है, जीएसटी देता है, वो भी उतना ही बड़ा देशभक्त है जितना हमारा भाई बॉर्डर पे खड़ा हुआ बंदूक लेके है। मैं बीच में टोकूंगा, आपने बॉर्डर की बात करी, मुझे याद है लंबे समय से बीजेपी के नेता खासतौर से इसको उठाते रहे हैं कि एक हिमाचल रेजिमेंट होनी चाहिए, और लंबे समय से ये बात रह जाती है। अब जिन्होंने उठाई वो अब कहीं नेपथ्य में चले गए। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है हिमाचल रेजिमेंट होनी चाहिए? क्योंकि बाकी स्टेट्स की रेजिमेंट्स हैं, कोटा मिल जाता है, हमारा कोटा भी खत्म हो गया वहाँ। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको
99 में जब करगिल का युद्ध हुआ तो 4 परमवीर चक्र मिले, 4 में से 3 हिमाचल में मिले, और हिमाचल की शहादतें सबसे ज़्यादा थी करगिल के युद्ध में। उससे पहले 71 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 47 में युद्ध हुआ। तब आई वॉज नॉट इवन बॉर्न देन, बट 99 के युद्ध में हमें अपनी याद सब कुछ याद है कि हिमाचल के योद्धाओं ने बढ़ चढ़ के उस युद्ध में भाग लिया और देश को विजय दिलाई। तो अगर हमारे देश का योद्धा बॉर्डर पे जाके अपना लोहा मनवा सकता है तो हिमाचल रेजिमेंट भी होनी चाहिए। तो आपकी पार्लियामेंट में ये आवाज उठाएंगे? व्हाई नॉट? क्योंकि देखिए इस शोर की अगर बात करें तो कांगड़ा के हर घर में हर घर में फौजी मिलेगा, हर गांव में फौजी नहीं कर मिलेगा, हर मोहल्ले में फौजी मिलेगा आपको। स्पेशली कांगड़ा, हमीरपुर और ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र से तो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में आपको एक फौजी भाई मिल जाएगा। लेकिन जब आप ये बात करेंगे तो कांग्रेस वाले बोल देंगे कि आपने तो अग्निवीर करके पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नहीं, ये अग्निवीर की मैं आपको एक बात बताता हूँ। जहाँ एक योद्धा फौज में जाता था, आज उसकी जगह 4 योद्धा फौज में जा रहे हैं, 4 लोग। फौज में जाना से सिर्फ आप देशभक्त हैं, लेकिन आपको जो फिजिकल मेंटल ट्रेनिंग जो उन 4 सालों में मिलने वाली है, अगर आप 4 साल के बाद फौज में नहीं भी रहते हैं, लेकिन जो आपके अंदर देशभक्ति का जुनून और जो मेंटल ट्रेनिंग आपको उन 4 सालों में मिलेगी, मैं अवश्य ही कह सकता हूँ कि वो योद्धा जो 4 साल फौज की ट्रेनिंग करके आएगा, वो अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा और अपने जीवन में एक नया आयाम जो है स्थापित कर पाएगा। सुखू जी ये भी कह रहे हैं कि कांगड़ा को जो है हम टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे। आपने भी टूरिज्म की बात करी, लेकिन क्या उस लेवल पे, क्या उस स्तर पे ये चीजें हो रही हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको हाँ, बताया आपने कि उदाहरण 400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट के लिए दे रखा है। 1 साल से ज़्यादा हो गए। अगर सुक्खू जी इतना सीरियस होते एयरपोर्ट के मामले में तो आज तक भूमि अधिग्रहण कर ली होती। उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य धरातल पे चल रहा होता। मतलब आप कह रहे सीरियस नहीं है वो? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कांगड़ा जिला 15 सीटें हमारी विधानसभा में है, चंबा जिला 5 सीटें हमारी विधानसभा में है, तो हम 68 में से 20 हैं। 68 में से 20 का मतलब आप गणित की भाषा में समझिए तो हम 1/4 हैं। 25% के आसपास कांगड़ा और चंबा जो है विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है, 25% जो है हिमाचल को कांगड़ा और चंबा रिप्रेजेंट करता है। तो कांगड़ा को इस सरकार में न्याय कहाँ मिला? एक मंत्री जी थे हमारे, अभी थोड़ा देर पहले ही हमारे एक और युवा साथी को मंत्री बनाया गया है। तो आप धरातल पे देखिए, जब भाजपा की सरकारें हिमाचल में रही, कांगड़ा को, चंबा को न्याय मिला। लेकिन इस सरकार में कहाँ न्याय मिला कांगड़ा को? आप एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे बता दीजिए। आज चंबा में मेडिकल कॉलेज है, कांगड़ा का मेडिकल कॉलेज हमारा बहुत पुराना है, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है। चंबा से कितने विधायक आते हैं? 5। हमीरपुर से कितने विधायक आते हैं? 5। बिलासपुर में एम्स है, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर है, मंडी में मेडिकल कॉलेज बन गया है, ईएसआई का मेडिकल कॉलेज बन गया है, सिरमौर में मेडिकल कॉलेज बन गया है, सोलन में मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में है, शिमला में मेडिकल कॉलेज है। अगर नूरपुर से, फतेहपुर से, इंदौरा से, ज्वाली से, भटियात से किसी को मेडिकल कॉलेज में जाना है तो यहाँ से कांगड़ा का मेडिकल कॉलेज 100 किलोमीटर की दूरी पे है। भटियात क्षेत्र के लोगों को अगर चंबा जाना हो तो उनको चंबा जाने के लिए ज़्यादा समय लगता है। हमारे लोग नूरपुर के, इंदौरा के, फतेहपुर के, ज्वाली के, पठानकोट में जाते हैं, जहां आज की डेट में हिम केयर योजना जो माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने चलाई थी, वो कार्ड नहीं चलता है, पंजाब में नहीं चलता है, हिमाचल में ही नहीं चल पा रहा है। हमारे लोगों को कितना, आप देखिए 5-5 विधायकों वाली जितने ज़िले थे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, और कांगड़ा जिला जो सबसे बड़ा ज़िला है, जहाँ से 15 विधायक चुन के जाते हैं, वहाँ मात्र एक मेडिकल कॉलेज है। तो सुक्खू जी कहाँ सीरियस हैं? माननीय विधायक नूरपुर जी ने 2 बार, मुझे याद है, 2 बार विधायक प्रायोरिटी मीटिंग में उन्होंने ये सवाल किया है, जिसका अनुमोदन जो हमारे एडज्वाइनिंग में फतेहपुर से विधायक हैं भवानी सिंह पटानिया जी, उन्होंने भी इस बात के लिए कहा है कि नहीं, नूरपुर क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमारे एडज्वाइनिंग में मलिंदर राजन जी विधायक कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज चाहिए। 2 बजट आपने प्रेजेंट कर दिए। So you are for medical college in Nurpur? Yes, why not? Why not?
कांगड़ा जिला 15 विधायक भेजता है। नॉट ओनली नूरपुर, मैं कह रहा हूँ कि एक ज्वाला जी में भी मेडिकल कॉलेज चाहिए, एक नूरपुर में भी चाहिए, एक कांगड़ा में है, पालमपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम 25% कांगड़ा और चंबा जो है हिमाचल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बता दिया, मैंने आपको बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बताया। फिर इतने डॉक्टरों के लिए एम्स भी चाहिए होगा फिर तो। एम्स है हमारे पास बिलासपुर में। नहीं, यहाँ आपको नहीं लगता कि बिलासपुर की बजाय कांगड़ा, जैसे आप कह रहे हैं, चंबा वालों ने भी जाना होता है, या तो पठानकोट आए मैं आपको या बता, जलंधर जाए। मोदी जी ने 30 से ज़्यादा एम्स बनाए अपने 10 साल में, 30 से ज़्यादा एम्स बनाए। तो मोदी जी को नेक्स्ट कार्य मिलने, मोदी जी निश्चित मान के चलिए कि तीसरे मोदी 3.0 होने वाला है। और जैसे ही मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो अवश्य ही, वो हिमाचल को अपना घर बोलते हैं, अवश्य ही कांगड़ा को कुछ ना कुछ बड़ी सौगात वो देंगे। कांगड़ा के बीजेपी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। पिछली बार भी तभी हुआ, 15 से 4 पे आ गए, 4 में भी एक जो बाहर से लाया कांग्रेस का था। तो इस लड़ाई के बीच में आप कहाँ अपनी सीट जो सेफ देखते हैं? देखिए, कांगड़ा, मैं आपको, कांगड़ा और चंबा ये 25% है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। और जो रही बात आप सिर्फ आज आप NH20 जिसको 154 बोलते हैं आज की डेट में, पठानकोट से लेके मंडी तक 4 लेन का कार्य चला हुआ है। आप रोड पे जाइए, जिस गति से वो कार्य चला हुआ है वो किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। नहीं, मेरा सवाल राहुल ये था मैं कि वो उसी आपकी टांगे खींचेंगे, आप क्या करेंगे उसमें? देखिए, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सब मिलजुल के कार्य करेंगे। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि कांगड़ा की सीट नहीं, चारों की चारों हिमाचल की सीटें जीत के हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। क्या आप सिर्फ इसलिए अपनी दावेदारी रखते हैं इस सीट के लिए? मैं साफ शब्दों में फिर से पूछ रहा हूँ कि आप जो है बाल्यकाल से जुड़े हुए हैं, या आपके पास कोई एक अलग विजन है जो पुराने नेताओं में नहीं हो पाया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें था नहीं विजन, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती। देखिए, मैंने बताया, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा जो भी जिम्मेदारी देगी मैं बखूबी निभाऊंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ। नरेंद्र मोदी जी, भाई अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जो भी जिम्मेवारी मुझे देंगे मैं बखूबी निभाऊंगा। एक चीज़ हमने और देखी, जब ताज़ा ताज़ा सरकार गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जेपी नड्डा की पहली रैली हुई थी, वो नूरपुर में हुई थी, उसमें आपकी सक्रियता दिखी थी। तो क्या ये वहीं से प्लानिंग शुरू हो गई थी आपकी? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा के लिए काम करता हूँ और भाजपा मेरे खून में दौड़ती है। तो मैं भाजपा के लिए कार्य करूँगा, करता हूँ, करता रहूँगा। सुक्खू सरकार को लेकर जो है पूरा विपक्ष आक्रामक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने कुछ ही नहीं किया हो। 1 साल में कुछ तो किया होगा। आप मुझे एक भी योजना बता दीजिए जो धरातल पे उतरी है। नहीं, हमने तो सुना उनके ससुराल ही आपके कांगड़ा में, घर तो खैर हमारे हमीरपुर में। देखिए, ससुराल तो मेरे शिमला में है, तो आपके तो ससुराल वालों को ज़्यादा मिलता होगा। नहीं ऐसा अगर ये कोई क्वालिफिकेशन है कि ससुराल वालों को ज़्यादा मिलता है तो कांगड़ा में मुझे तो नहीं लगता है जसवां परागपुर में कोई बड़ी योजना आई है आज तक। कोई ऐसी योजना, आप मुझे एक योजना बता दीजिए जो कांगड़ा में धरातल पे उतरी है, इवन जिसके लिए बड़ी पट्टिका लगी हो कि भाई हमने ये योजना के लिए DPR बना ली, फंड का अरेंजमेंट कर लिया और अगले 2 साल 3 साल में ये योजना बनके तैयार हो जाएगी। कोई ऐसी योजना नहीं है कांगड़ा के लिए, कोई चंबा के लिए नहीं है। अच्छा, एक ना कांगड़ा के लिए सरकार में जब थी, खासतौर से कांग्रेस की सरकार में बीरबल सिंह जी ने शुरू किया था, विंटर सोजॉर्न शुरू किया था, सर्दियों में सरकार यहाँ आती थी। यहाँ बंद कर दिया गया इस बार ये बोल के कि सारी सरकार ही जो है, पूरा प्रदेश हमारा है। आपको लगता है उससे भी कांगड़ा को नुकसान हुआ? आप मुझे एक चीज़ बताइए, 1 साल से ज़्यादा बने हुए हो गया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुक्खू भाई कितनी बार कांगड़ा की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए? इंदौरा में लास्ट सुक्खू भाई आए थे जब बाढ़ आई थी तब आए थे, तब तो बाढ़ में आना बनता ही था उनका। या राहुल गांधी जी जब इन्होंने शपथ ली ही थी और राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे। नूरपुर में कब आए सुक्खू जी? आप फतेहपुर में मुझे बता दीजिए कि एक बार आए शायद, वो भी बाढ़ के दौरान ही आए। ज्वाली में कितने प्रोग्राम कर दिए, शाहपुर में कितने प्रोग्राम कर दिए, एक जबकि जब भी चाहे भाजपा की सरकार रहती थी, चाहे राजा वीरभद्र साहब की सरकार रहती थी, एक निश्चित समय रहता था कि सरकार का प्रवास रहता था कांगड़ा के लिए। मैं बार बार अपना हक मांग रहा हूँ। हम चौथा हिस्सा है हिमाचल प्रदेश के। अगर 100 रुपया आता है तो चौथा हिस्सा कांगड़ा और चंबा को चाहिए। मैं कांगड़ा और चंबा के हक की बात कर रहा हूँ। 30 नहीं मांग रहे, लेकिन 25 तो मिलने चाहिए। यस,
वाई नॉट? हम अगर यहाँ से 20 विधायक चुन के भेजते हैं तो हम उन 20 विधायकों का हक चाहिए ना, उन 20 विधायकों का हक चाहिए। आप आपको एग्जांपल दी है मैंने मेडिकल कॉलेज की, कि 5 विधायकों का क्षेत्र हमीरपुर, वहाँ मेडिकल कॉलेज, सिरमौर मेडिकल कॉलेज, चंबा में तो चलो बन गया, लेकिन कांगड़ा 15 विधायकों का क्षेत्र, एक मेडिकल कॉलेज। कितनी बड़ी आबादी है, कितना बड़ा क्षेत्र है हमारा। पंजाब बॉर्डर से लगते हैं हम, हमारा क्षेत्र जो है लाहौल स्पीति के साथ लगता है, हमारा क्षेत्र कुल्लू के साथ लगता है, हमारा क्षेत्र मंडी के साथ लगता है, हमारा क्षेत्र हमीरपुर के साथ लगता है, ऊना के साथ हमारा क्षेत्र लगता है। इतना बड़ा क्षेत्रफल है हमारा, तो हमें न्याय चाहिए। तो राहुल पठानिया का साफ कहना है कि न्याय चाहिए, हक के लिए लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये बात बार बार पूछने पर जो है उसको टाल गए कि वो हक से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दावेदारी जरूर है, जो आपने सुना भी होगा, और अगर मौका मिलता है तो फिर कांगड़ा चंबा का वो हक मांगेंगे। नए दावेदारों के साथ फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए पंजाब के